हेलो स्टूडेंट्स। तो आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसका लेक्चर नंबर 31 है। यूनिट सेकंड आपकी चल ही रही है। श्रोडिंगर समीकरण, वेव फंक्शन, इसके बारे में अपन बात कर रहे थे, साई क्या होता है वगैरह। लास्ट क्लास तक मैंने आपको बता दिया था साई क्या होता है, साई का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, और मैं आपको बता रहा था साई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, फिजिकल सिग्निफिकेंस रहता नहीं है उसका जनरली, ठीक है, इमेजिनरी क्वांटिटी है। लेकिन फिर भी क्या है कि वो क्या बताता है, साई फलन जो है वो साई आर टी क्या बताता है, किसी कण के स्थिति आर और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बताता है। तो एक साइंटिस्ट थे आपके मैक्स बोर्न नाम के, उन्होंने लगभग 1926 में 1926 में बोला कि किसी कण के स्थिति आर तथा समय टी पर पाए जाने की जो प्रायिकता है वो निम्न समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है या की जाती है। P यहाँ पे प्रायिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू होता है आपका मॉड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर। ये होता है मैक्स बोर्न के अनुसार किसी कण के स्थिति और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता का मान। यहाँ मॉड ऑफ साई आर टी है। साई आर टी में आपको बोल चुका हूँ, कोई भी क्या है आपका कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जनरली, या इसको बोलते हैं आप इमेजिनरी फंक्शन। इमेजिनरी फंक्शन क्या बताता है ये, अगर मैं इसको मोड को हटा के लिखता हूँ तो ये आएगा आपका साई स्टार आर टी साई आर टी। ये होता है आपका किसी कण की स्थिति और समय टी पर पाए जाने की प्रायिकता का मान, जहाँ साई आर टी तो है आपका इमेजिनरी फंक्शन और कॉम्प्लेक्स फंक्शन, और साई स्टार आर टी है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, विहित संयुग्मी कंजुगेट ऑफ साई आर टी। समझ में आया? ये आपका साई आर टी है, इसका क्या लेंगे अपन, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर आप कॉम्प्लेक्स आप पढ़ चुके हो मैथमेटिक्स में, तो सपोज करना आपका साई फलन है वो ए ई की पावर आयोटा के एक्स है, ए ई की पावर आयोटा के एक्स है। तो इसका जब साई स्टार लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साई स्टार, तो क्या करते हैं, जब किसी भी फलन का अपन उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखते हैं, स्टार लिखते हैं, तो आयोटा को चेंज कर दिया जाता है माइनस आयोटा में, और माइनस आयोटा को चेंज कर दिया जाता है प्लस आयोटा में। तो यहाँ पे अगर मैं इसका साई स्टार लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। और ये जो साई स्टार है वो हमेशा केवल आयोटा के ऊपर ही वर्क करेगा, आयोटा को माइनस आयोटा में, माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में। लाइक अगर आपका फंक्शन होता साई इक्वल टू ए साइन आयोटा के एक्स, या ऐसे मान लो ए ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, तो साई स्टार क्या होता है आपका, साई स्टार होता है आपका ए ई की पावर माइनस को क्या करना है प्लस में आयोटा के एक्स। अगर आपका फंक्शन हो, बताइए इसको क्या लिखूंगा मैं, ए साइन के एक्स। इसका यदि मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना चाहूँ तो क्या आएगा, याद रखना कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हमेशा उसी का लिखा जाता है जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन है या जिसमें आयोटा वाली टर्म आ रही हो। तो यहाँ पर आयोटा वाली टर्म आ रही है, यहाँ पर आयोटा वाली टर्म आ रही है, लेकिन यहाँ पर आयोटा वाली टर्म नहीं आ रही है, यानी कि साई स्टार जो होगा वो एज इट इज रह जाएगा ए साइन के एक्स के बराबर। साई मान लो, साई अगर आपका है एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा, तो इसका यदि मैं साई स्टार लिखता तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर, आयोटा को किस में चेंज करना है, माइनस में, तो माइनस 2 आयोटा, यही तो है। अगर ये होता साई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 आयोटा नहीं है अब, तो साई स्टार क्या होता है इसका, क्योंकि इसमें आयोटा है ही नहीं है, तो क्या बन जाता, एज इट इज सेम बन जाता, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 2 ही रह जाता। समझ में आया? साई स्टार कैसे लिखते हैं, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है।
तो ये मैक्स बॉर्न के अनुसार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, जिससे आपको समझने में, नोट्स बनाने में ईजी रहे। याद रखो, मैं आपको पहले भी बोलता आया हूँ, नोट्स खुद बनाइए, आपके लिए बेहतर रहेगा। खासकर क्वांटम के पता लगता रहेगा कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये P, या इसको लिखते हैं अपन PRT इक्वल टू PRT इक्वल टू। अब ये कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो कहीं ना कहीं पे तो होगी। क्या होगी? कहीं ना कहीं पे होगी। लाइक अपने रूम में होगी, जैसे आप हो अभी रूम में बैठे हो तो रूम में पाए जाने की प्रायिकता होगी। तो जिस रूम में आप हो उसका आयतन मैं मान लेता हूँ dB, या जिस स्पेस में, जिस एरिया में, जिस वॉल्यूम में जो कण है उसका आयतन कितना है dB। तो जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी? PRT इक्वल टू मॉड ऑफ साई RT का होल स्क्वायर dB के बराबर। ये एक dB आयतन अल्पांश है, ठीक है। ये dB आयतन अल्पांश में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है आपकी? मॉड ऑफ साई RT का होल स्क्वायर dB के बराबर, ठीक है। तो ये आपका तरंग फलन और प्रायिकता के बीच का संबंध है, जिससे दो विशेषताएं आपकी निकल के आती है। मैं आपको बोल रहा हूं, और हो सके तो आप इसको खुद सोचना पहले, ठीक है। मैं वीडियो पॉज करना, सोचना, इसका आंसर बताना मुझे। मैं बोल रहा हूं कि जो साई है वो क्या होगा? एक मानी फलन होगा। साई सदैव एक मानी फलन होगा। क्यों होगा बताइएगा। अब तक अगर आपने जो समझा है। सेकंड है, पहला तो क्या हो गया आपका? साई सदैव एक मानी फलन है। सेकंड है, साई कभी भी अनंत, इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। साई का मान कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। पहला तो क्या बोला मैंने? साई सदैव एक मानी फलन होगा। सेकंड है, साई कभी भी, साई का मान है वो कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। तो बताइए सोच के इनका मतलब क्या है। वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए, ठीक है। जब तक मैं आपको बताता हूँ कि साई है जो सदैव एक मानी फलन होना चाहिए, और साई का मान कभी भी अनंत नहीं हो सकता है। अब देखना, अगर साई का सीधा रिलेशन है प्रायिकता के साथ, तरंग फलन का सीधा सीधा कनेक्शन किसके साथ है? प्रायिकता के साथ। क्योंकि क्या बताता है? साई कण के व्यवहार के बारे में बताता है, और प्रायिकता का संबंध सीधा कण के तरंग फलन के साथ है, स्थिति R और समय t पर पाए जाने की प्रायिकता। तो अगर साई का मान अनंत हो जाएगा, सपोज करना साई का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। इसका मान क्या हो गया? अनंत हो गया। तो इसका स्क्वायर भी क्या होगा? अनंत होगा। तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। जबकि अपन जानते हैं प्रायिकता का मान कहाँ से कहाँ तक रहता है? 0 से 1 तक। समझ में आया? तो साई का मान अगर अनंत हो जाएगा तो कण के पाए जाने की प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक रहता है? केवल 0 से 1 तक। 0 यानी बिल्कुल नहीं, 1 यानी 100% वहाँ पे होगी उसकी प्रायिकता। सेकंड वाला क्लियर है? फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? अब बताइए सोच के। साई सदैव एक मानी फलन होगा, साई सदैव एक मानी फलन होगा, उसका मतलब क्या है कि उल्टा सोचिए। साई का मान यदि 2 हो, यदि साई के मान कितने हो? 2, तो स्थिति R सेम है। स्थिति R और स्थिति T पर साई के मान 2 होंगे, साई 1 और साई 2। तो उस कण के पाए जाने की प्रायिकता भी 2 हो जाएगी, P1 और P2। एक ही स्थिति और एक ही समय पर यदि कण के फलन के मान 2 हो या द्विमानी हो, तो उसके कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो भी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपन जानते हैं एक स्थिति पर एक समय पर कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होती है? 1 ही होती है। तो यहाँ पे सेकंड वाला जो फर्स्ट वाला वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। एक मानी फलन क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रायिकता का मान अगर एक ही होता है एक स्थिति और एक ही समय पर। और क्या होगा?
और साई कभी अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायिकता का मान भी कभी अनंत नहीं होगा। अब देखना, एक होता है आपका तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण। तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप यदि अपने रूम में बैठे हो तो आपके अपने रूम में पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? एक, चाहे आप कोने में बैठे हो चाहे कहीं पे बैठे हो, यानी पूरे कमरे में आपके पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? एक। अगर बाहर वाला आपको देखता है रूम में एंटर करते हुए तो वो क्या बोलेगा? हाँ, ये अभी आप जो गए हैं या गई है वो क्या इस रूम में स्थित है अभी भी, अगर बैक डोर नहीं है तो, ठीक है। जैसे क्या होगा, आप निकल जाओगे, वो अपने को नहीं मानना है इतना भी। तो रूम में एंटर किए तो आप क्या हो सकते हो? रूम में कहीं पे भी हो सकते हो, यानी आपके पाए जाने की रूम में प्रायिकता, पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी? एक होगी। इसी प्रकार जिस स्पेस में, जिस डीबी आयतन में या अपन जिस कमरे में या जिस जगह पर देखना चाहते हैं, सपोज करना x इक्वल टू -5 से x इक्वल टू +5 तक देखना चाहता हूँ मैं, 1 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में क्या हो जाएगा? y z, तीनों के मान कितने हैं? इतने। यानी कि सपोज करना एक ये आपका बॉक्स है, इसमें कोई कण स्थित है, ये कितना है? इसका dx है, ये dy है, और ये कितना हो जाएगा? ये वाला dz। तो इसका आयतन कितना है? dx dy dz। तो अपने को पता है इस डिब्बे में एक कण है, तो अपन ये श्योरली बोल सकते हैं ना, इस कण के इस रूम में पाए जाने की प्रायिकता, इस बॉक्स में पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? एक। श्योरली नहीं बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे भी गलत बोल दिया, अनसर्टेनिटी फिर भी बनी रहती है, लेकिन फिर भी एक अपन बोल सकते हैं कि इस बॉक्स में इस कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? एक। तो यही तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ ए वेव फंक्शन कहलाता है, कि किसी कण के स्थिति r और समय t पर पाए जाने की प्रायिकता कितनी है? prt। तो यदि मैं उसे पूरे dv आयतन में या पूरे आयतन में देखता हूँ जहाँ पे कण स्थित है, तो उसके पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी? prt इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ मोड ऑफ साई rt का होल स्क्वायर dv इक्वल टू 1, या इसको हटा दो आप, ये हो गया। ऐसे भी लिख सकते हैं ना, prt इक्वल टू कितनी होगी? 1। कहाँ पे? dv आयतन में इक्वल टू 1। तो ये क्या बोल रहा है? dv आयतन का इंटीग्रेशन कर दिया, यानी अल्पांश लिए छोटे छोटे सबको क्या कर दिया अपन ने? ये बॉक्स बना दिया एक पूरा, ठीक है। तो इस पूरे कण के, इस पूरे बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1 के बराबर होगी। यही कहलाता है आपका तरंग फलन का प्रसामान्यीकरण सिद्धांत। क्या बोलता है? तरंग फलन साई के प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध को प्रदर्शित करती है। इसके अनुसार यदि कोई कण dv आयतन में स्थित है तो उसके dv आयतन में पाए जाने की प्रायिकता 1 होगी, अर्थात वह dv आयतन में निश्चित रूप से पाया जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक देखना। ये आपका क्लियर हुआ? इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं अभी आगे, वहाँ पे आएगा, वहाँ पे और अच्छे से क्लियर होगा आपका। और आई थिंक अभी तक तो आपका क्लियर हो गया होगा काफ़ी, अगर आप अच्छे से इसको समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हैं तरंग फलन साई क्या है, क्यों है, कैसा है। तो क्या है? एक है आपका प्रायिकता धारा घनत्व, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। अच्छा, साई को क्या बोलते थे अपन? तरंग आयाम। यहाँ जो प्रायिकता है P, उसको बोलते हैं अपन प्रायिकता घनत्व भी बोलते हैं। पर यूनिट कितना, वो पूरे आयतन में कितना प्रायिकता है, उसको बोलते हैं अपन P इक्वल टू प्रायिकता घनत्व। तरंग प्रायिकता घनत्व भी बोलते हैं, तरंग फलन प्रायिकता घनत्व भी बोलते हैं।
यहाँ ये अलग है, प्रायिकता धारा घनत्व अलग है, ठीक है। इसको जैसे जैसे इसको सॉल्व कराएंगे आपके समझ में आता जाएगा कि इसका मतलब क्या है। तो प्रायिकता धारा घनत्व को सबसे पहले तो डिफाइन किया जाता है कैपिटल एस से, इसको जे से भी करते हैं, जे से या एस से। तीसरी यूनिट में पूरा जे यूज किया गया है, प्रायिकता धारा घनत्व समझ लीजिए। तीसरी और चौथी यूनिट भी, शायद चौथी आधी, मतलब 1.5 यूनिट लगभग प्रायिकता धारा घनत्व का यूज होगा आपका पूरा। तो जो एस का वैल्यू है, प्रायिकता धारा घनत्व का जो वैल्यू है वो रहता है माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। अब ये है क्या, ये क्या बला भाई, ये बला है। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई रूप में लिख देता हूँ क्योंकि अपन इसको डिराइव करेंगे इस इक्वेशन को। यहाँ माइनस है, यहाँ +1 है, नीचे की साइड +1 है। देखो माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m है। इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m माइनस आयोटा स्क्वायर, +1 ही तो है, इनटू में +1 है, +1 को क्या लिख दिया मैंने, माइनस आयोटा स्क्वायर। तो क्या होगा, माइनस से माइनस गया और एक आयोटा से एक आयोटा गया, क्या बच गया आपका, एच कट अपॉन 2m आयोटा। ये लिख लेना आप, अगर नोट्स में लिखा हुआ नहीं हो तो अभी देख लेना कैसे लिखा है। तो इसको और क्या लिख सकते हैं अपन, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार के बराबर। क्लियर है। तो ये आपका प्रायिकता धारा घनत्व है, जहां पे साई आपका क्या है, तरंग फलन। क्लियर है। साई स्टार क्या है, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है, जो आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है। डेल साई क्या है, डेल साई है इस साई का क्या है, अवकलन है। साई का क्या है, अवकलन, यानी ग्रेडियंट है। अगर 1 डायमेंशन है तो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, z के रिस्पेक्ट में, किसी एक के रिस्पेक्ट में होगा। अगर 3 डायमेंशन है तो अपन जानते हैं ना डेल फाई कैसे लिखते हैं, डेल फाई ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल फाई ओवर डेल जेड के कैप। क्लियर। और डेल साई स्टार क्या हो जाएगा, साई स्टार का अवकलन। क्या हो जाएगा, साई स्टार का अवकलन। तो ये आपका मैं प्रूफ करूंगा, या तो आप ऐसे लिख सकते हो प्रायिकता धारा घनत्व तो एस को, या जे। अभी यहाँ पे एस यूज कर रहे हैं, अगली यूनिट में जे यूज करेंगे। और या फिर ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा एच कट ओवर 2m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार, और एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। तो इसको डिराइव कहाँ से करेंगे, इसको डिराइव करेंगे अपन श्रोडिंगर समीकरण से। ठीक है, किससे करेंगे, श्रोडिंगर समीकरण से। तो बताइए श्रोडिंगर समीकरण क्या है, बताइए। श्रोडिंगर समीकरण है आपकी भूल गए हम भी, श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, श्रोडिंगर इक्वेशन है आपकी आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू, याद है ना, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई, या सॉरी डेल स्क्वायर साई, याद है ना, प्लस वी साई। वी आर टी हो सकता है, साई आर टी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो अपन चर्चा नहीं कर रहे हैं। जहाँ साई को कैसे डिफाइन किया गया है, साई इक्वल टू साई आर टी। इसी प्रकार साई स्टार को कैसे डिफाइन किया है, साई स्टार आर टी। तो मैंने बोला हुआ है आपको सिंगल भी अगर लिखा हुआ है, आर टी अगर लिखा हुआ नहीं है, तब भी आप क्या पढ़ोगे, स्थिति आर समय टी पर फलन का मान। क्लियर। तो ये हो गया आपका श्रोडिंगर समीकरण, आयोटा एच कट डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई के बराबर। ये है आपकी इक्वेशन 1। इसका लिखना चाहता हूं मैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1। क्या लिखना चाहता हूं मैं, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ इक्वेशन 1। बताइए क्या आएगा,
बताइए क्या आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। यदि मैं लिखता हूँ इसका इक्वेशन 1 का, तो क्या आएगा कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये आएगा आपका, साई को किस में चेंज कर देना है, साई स्टार में, और आयोटा को माइनस आयोटा में, और माइनस आयोटा को प्लस आयोटा में। तो बताइए क्या आएगा, यहाँ प्लस का आयोटा है और कहीं पे आयोटा नहीं है, साई है सब जगह। साई को क्या कर देंगे अपन, साई स्टार। क्या आ जाएगा ये, माइनस आयोटा एच कट डेल साई स्टार ओवर डेल टी। आयोटा को माइनस आयोटा लिख दिया और साई को साई स्टार इक्वल टू, ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इधर की टर्म में तो कोई आयोटा है ही नहीं, लेकिन साई को किस में कर देंगे अपन, साई स्टार में, प्लस वी साई स्टार। समीकरण नंबर 2 क्लियर है। अब समीकरण 1 को तो मैं गुना कर रहा हूं किसके साथ, समीकरण 1 को किसके साथ गुना कर रहा हूं मैं, साई स्टार से, तथा समीकरण 2 को साई से गुना करने पर, क्योंकि मैं ये वाली मिक्स टर्म लाना चाहता हूँ, इस वजह से मेरे को मिक्स में करना पड़ेगा। तो अगर आपको श्रोडिंगर समीकरण पता है, उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लिखना है। क्लियर, पहली बात खत्म। अब आपके पास 2 श्रोडिंगर समीकरण है, एक तो सिंपल वाली, एक कॉम्प्लेक्स कंजुगेट वाली। तो जो सिंपल वाली है उसमें साई स्टार का गुना कर दिया, समीकरण 1 को साई स्टार से, तथा समीकरण 2 है आपकी, उसको किससे गुना करना है, साई से गुना करने पर। तो क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा बताइए, लिखिए, नोट्स बनाते जाइए तुरंत ही, फायदा रहेगा। एस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एस इक्वल टू क्या होगा आपका, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये अपने को प्रूफ करना है। तो समीकरण 1 को साई स्टार से गुना किया तो ये बन गया आपका आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई स्टार डेल स्क्वायर साई प्लस वी साई स्टार साई। क्लियर है। समीकरण नंबर 3 समझ में आया। समीकरण 2 में किसके साथ गुना करना है, साई के साथ। क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा एच कट साई, बताइए क्या बनेगा, डेल साई स्टार ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस वी साई साई स्टार। समीकरण नंबर 4 समझ में आया यहाँ तक। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो आगे देखिए। अब क्या कर रहा हूँ मैं, समीकरण, अच्छा एक बात और, मैंने आपको प्रायिकता का वैल्यू बताया था, वो क्या बताया था, मोड ऑफ साई आर टी का होल स्क्वायर बताया था। ये क्या था आपका, साई स्टार इंटू साई, आर टी है वो छोड़ो, ये था साई स्टार साई। तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, साई साई स्टार लिख सकता हूँ या नहीं। तो क्या लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि अपने को पता है क्या है, साई स्टार साई इक्वल टू क्या है, साई साई स्टार। तो क्या कर रहा हूँ मैं अभी, समीकरण 3 से समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर बताइए क्या मिलेगा। एक तरह से नोट्स ही बन रहे हैं आपके, अगर साथ साथ में भी अगर नोट्स बनाते जा रहे हो, डेराइव करते जा रहे हो, तो ये आपके नोट्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाइए, क्या मिलेगा, पहले लेफ्ट वाला घटा लेते हैं फिर राइट वाला। क्या मिलेगा, आयोटा एच कट साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी, इसको घटाया तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका प्लस में, प्लस आयोटा एच कट साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी। लेफ्ट वाला क्लियर हुआ। राइट वाला क्या आएगा बताइए, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m
क्या है, साई स्टार डेल स्क्वायर साई। इसको घटाया तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार। ये वाला देखिए, प्लस v साई स्टार साई माइनस v साई साई स्टार है, और मैं आपको बता चुका हूँ साई स्टार साई इक्वल टू साई साई स्टार। यहाँ पे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा, 0। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, हटा दो। ये आपकी आ गई समीकरण नंबर कुछ भी नहीं। क्या आ गई, समीकरण नंबर कुछ भी नहीं। अभी नहीं डालेंगे इसको, ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये आपको ध्यान है, ले ऐसा करिए स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, क्योंकि इसके इधर वाले पार्ट को मैं हटा रहा हूँ। अगर इधर की साइड में कट रहा हो फिर भी ध्यान दे लेना थोड़ा, क्योंकि क्या हो सकता है कभी कभी ऑटो जूम कर जाते हैं कैमरे। तो यहाँ से देखना, यहाँ पे आयोटा एच कट है, यहाँ पे भी आयोटा एच कट है, कॉमन ले लूँ। चलो, यहाँ पे एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है, यहाँ पे भी एच कट स्क्वायर अपॉन 2m है, कॉमन ले लूँ। चलो, क्या मिलेगा आपको, आयोटा एच कट पहले कॉमन लिया, क्या मिल गया, साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी इक्वल टू, वो मिल गया ये वाला। क्लियर। ये वाले में देखना, ये वाले में बताइए क्या कॉमन लूँ। मैं इसमें कॉमन ले रहा हूँ माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, क्या ले रहा हूँ इसमें से कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m। इसमें से क्या कॉमन ले रहा हूँ मैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लिया, तो ये प्लस वाली टर्म बच जाएगी और ये वाली माइनस वाली। कैसे, देखिए, साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार। समीकरण नंबर 5। कहीं दिक्कत आई हो समझने में तो बताइए। इसमें से माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m कॉमन लिया और इसमें से आयोटा एच कट कॉमन लिया, क्या बच गया आपका, ये वाला बच गया। और यहाँ देखना, आयोटा एच कट का मैं भाग दे रहा हूँ इधर की साइड, क्या दे रहा हूँ मैं, भाग दे रहा हूँ। तो ये बन गया आपका साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी इक्वल टू, आयोटा एच कट का इधर भाग दिया तो क्या बन गया ये, इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m आयोटा एच कट। बचेगा नहीं बचेगा, एच कट से एच कट कैंसल आउट किया। चलो करते हैं अभी। और यहाँ पे तो ये आपका साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई। एच कट से एच कट कैंसल आउट हो गया एक, तो क्या बच गया आपका, माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा। देखिए कुछ जानी पहचानी टर्म आ रही है अभी, यहाँ पे डेल है, यहाँ पे डेल स्क्वायर है। इसको लिखते हैं, इस वाले पार्ट को आगे साई, इसी को लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये एज इट इज है, इसी को लिख रहा हूँ मैं, माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा साई, सॉरी डेल, और ये क्या बन जाएगा, साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई। डेल क्या है यहाँ पे, डेल ओवर डेल एक्स हो सकता है, डेल ओवर डेल वाई भी हो सकता है, डेल ओवर डेल जेड भी हो सकता है अगर एक डायमेंशन की बात करते हैं तो। अगर 3 डायमेंशन में है तो ये तीनों का इंक्लूड होगा। क्लियर है। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनी है वो बनी है, क्या बनी है, साई स्टार डेल साई ओवर डेल टी प्लस साई डेल साई स्टार ओवर डेल टी इक्वल टू माइनस एच कट अपॉन 2m आयोटा, डेल है ही है पहले से ही, डेल डॉट, इसको कैसे लिखते हैं अपन, डेल डॉट में साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई
कुछ रह गया ना इसमें, स्टार है, यहाँ पे भी स्टार। जब आप इसको गुना करोगे तो आपको ये वाली टर्म ही मिलेगी। अब ये देखना, ये वाली टर्म, ये देखा अभी, डेल ओवर डेल टी, यदि मैं इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, डेल ओवर डेल टी साई स्टार साई यू इन टू वी की फॉर्म में। तो पहले क्या करेंगे, यू को कांस्टेंट रखेंगे, वी का करेंगे ये मिल जाएगी, प्लस ऐसे तो करेंगे इसका, साई स्टार कांस्टेंट किया, डेल साई ओवर डेल टी, प्लस साई कांस्टेंट रखा, इसका किया डेल साई स्टार ओवर डेल टी। क्लियर है? इक्वल टू, अब एच कट अपॉन 2m आयोटा कांस्टेंट है, इसको अंदर ले जाऊं तो मैं क्या बनेगा, माइनस डेल डॉट, और ये क्या बनेगा आपका, एच कट अपॉन 2m आयोटा साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार के बराबर। क्लियर है? और इसको अपन ने क्या नाम दिया है, एस। आगे आपका इसको क्या नाम दिया अपन ने, एस, प्रायिकता धारा घनत्व। और ये बताइए ये क्या है, साई स्टार साई, सोचिए सोचिए, ये आपका प्रायिकता का मान, याद है ना, P इक्वल टू साई स्टार साई और साई साई स्टार और मॉड ऑफ साई स्क्वायर। तो इसको क्या लिख दिया मैंने, P डेल P ओवर डेल T इक्वल टू माइनस ऑफ डेल डॉट, ये क्या है आपका, S डेल डॉट S, और डेल P ओवर डेल T प्लस डेल डॉट S इक्वल टू 0। जानी पहचानी समीकरण दिख रही है क्या, ये आपकी कहलाती है प्रायिकता में सातत्य समीकरण, या इसको बोलते हैं अपन प्रायिकता धारा घनत्व S में, किसमें, प्रायिकता धारा घनत्व S में कंटिन्यूटी इक्वेशन सातत्य समीकरण। यदि आपकी कुछ इस प्रकार की समीकरण सोल्व हो, डेल ए ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट बी इक्वल टू 0, तो जो क्वांटिटी बी होती है उसमें क्या कहलाती है, ये वाली समीकरण सातत्य समीकरण। आप चार्ज में भी देख सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आप काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे देख चुके हो। क्लियर है? तो ये आपका प्रायिकता धारा घनत्व का सातत्य समीकरण है, डेल पी ओवर डेल टी प्लस डेल डॉट एस इक्वल टू 0। एक और इसी को आगे करते हैं, तो इसी को आगे करते हैं तो वो बनेगा आपका, इसी को जब मैं आगे करता हूँ तो मिलेगा आपका, अब कर रहे हैं अपन प्रायिकता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये अब तक का डेरिवेशन समझ में आया? आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि प्रायिकता की या प्रायिकता धारा घनत्व S में सातत्य समीकरण ज्ञात कीजिए, प्रायिकता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो समीकरण ये कितनी हो गई, कितनी लास्ट कितनी लिखा दी थी अपन ने, भूल गए। सपोज करो ये हो गई आपकी 7, इतनी तो लिखा दी होगी कम से कम, तो ये हो गई आपकी 7। तो समीकरण 7 का dv के सापेक्ष क्या करने पे, समाकलन करने पर, मैं प्रायिकता का संरक्षण कर रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि प्रायिकता का मान समय पर डिपेंड नहीं करता है। तो प्रायिकता का मान इसका dv के साथ क्या कर रहे हैं, समाकलन करने पर क्या मिल जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी ओवर डेल टी dv प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डेल डॉट एस dv इक्वल टू 0। और इसको लिखा जा सकता है डेल पी ओवर डेल टी dv इंटीग्रेशन ऑफ माइनस डेल डॉट एस dv के बराबर। चलो आगे देखिए, आई थिंक समझ में आ रहा होगा क्या करना चाह रहे हैं अपन। यहाँ पे ये मैथमेटिक्स वाला पार्ट है। समीकरण 7 पता है, समीकरण 7 का क्या किया मैंने, समीकरण 7 का dv के सापेक्ष समाकलन कर दिया। अब आपको याद है गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या करती है, वो आयतन समाकलन को पृष्ठ समाकलन में और पृष्ठ समाकलन को आयतन समाकलन में। तो बताइए डेल डॉट एस dv
को, ये आपका आयतन समाकलन है, इसको किस में चेंज करना है, पृष्ठ समाकलन में। क्या वैल्यू आएगी आपकी, एस डॉट डी ए, ऐसे तो लिखोगे और ये आपका आ जाएगा एस डॉट डी ए वेक्टर, या अगर वेक्टर में नहीं लिखते हैं, अगर मैं जनरली लिखता हूं तो एस डॉट डी ए। क्लियर है, गॉस डाइवर्जेंस प्रमेय से। तो आपकी जो समीकरण नंबर 8 है अब क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ डेल पी ओवर डेल टी डी बी इक्वल टू माइनस ऑफ एस डॉट डी। और ये क्या होता है आपका डाइवर्जेंस, और ये क्या है प्रायिकता। ठीक है, समझ में आया ना। तो जिस आयतन से गिरा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी तो होगा। अब मेरे को कोई भी इसका मतलब बता सकता है क्या, प्रायिकता धारा घनत्व है किसी कण के कह सकते हैं किसी कण के डीए क्षेत्रफल में रहने की प्रायिकता का मान, एक तरह से इसको ऐसे बोल सकते हैं। देखिए इसको मैं लिख रहा हूँ, इसको कैसे लिख रहे हैं, फ्लक्स ही तो है ये, डाइवर्जेंस छोड़ो, फ्लक्स है। किसका फ्लक्स है, कण का फ्लक्स है। जितना ज़्यादा कण का फ्लक्स रूम में मौजूद होगा उतना ज़्यादा तो बोलेंगे अपन क्या कि इसके रूम में पाए जाने की प्रायिकता ज़्यादा है। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं, एस डॉट डी ए, इसको वेक्टर ही मान लो, इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी ओवर डेल टी डी बी के बराबर। क्लियर है। तो क्या बोल रहा है कि प्रायिकता धारा घनत्व का जो समाकलन है, यानी उपयुक्त समीकरण का जो भौतिक अर्थ ये है कि आयतन V को परिबद्ध करने वाले पृष्ठ से प्रायिकता धारा घनत्व का निर्गत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आयतन में कण के पाए जाने की प्रायिकता में कमी की दर के बराबर होता है, अर्थात ये प्रायिकता संरक्षण को प्रदर्शित करता है। क्या बोल रहा है, अभी आप इस रूम में मौजूद हो, क्लियर है। अब आप इस रूम से जा रहे हो, यानी आपका फ्लक्स क्या हो रहा है, यहाँ से गुजर रहा है, आप जा रहे हो, यानी आपका सपोज करना आपको कोई फील्ड मान लो, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, मैग्नेटिक फील्ड मान लिया, कुछ भी मान लो, वहाँ से फ्लक्स आप आसानी से समझ पाओगे। तो क्या हुआ, आप जा रहे हो तो फ्लक्स जा रहा है, तो यानी इस रूम से फ्लक्स निकल रहा है, तो आपके इस रूम में रहने की प्रायिकता क्या होगी, घटती जाएगी। भाई आप इस रूम में हो, चलो मान लिया प्रायिकता मैक्सिमम है, मान लिया, वो भी मान लिया। अब क्या बोल रहा हूँ मैं कि आप जा रहे हो तो आपसे संबंध जो फ्लक्स होगा वो भी जा रहा है, इस रूम से जा रहा है, निकल रहा है धीरे धीरे। तो क्या होगा, एक टाइम के बाद क्या होगा, आप इस रूम से निकल जाओगे तो क्या बोलेंगे कि उस आपके इस रूम में रहने की जो प्रायिकता वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे जैसे आप निकल रहे हो आपके रूम में रहने की प्रायिकता क्या हो रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे जैसे फ्लक्स का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रायिकता का मान घटता जा रहा है। ये किसको दिखाता है, प्रायिकता संरक्षण को दर्शाता है। एक मैंने बोला कि प्रायिकता का मान टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, तो एक चीज़ होती है, यदि मैं इसको संपूर्ण आकाश के लिए लेता हूँ फॉर होल स्पेस, तो वहाँ पर इसका वैल्यू कितना रहता है, 0 के बराबर। तो क्या होगा आपकी समीकरण, डेल पी ओवर डेल टी इंटीग्रेशन डी बी इक्वल टू 0 और डेल पी ओवर डेल टी इक्वल टू 0 और p इक्वल टू कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, जहाँ p क्या है आपकी प्रायिकता का मान। समझ में आया क्या किया है। संपूर्ण आकाश के लिए यदि मैं समाकलन का मान, अब देखो पूरी तरफ है, चारों तरफ है, और अनंत तक यदि आपकी सरफेस फैली हुई है तो क्या होगा, इसका मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर। क्लियर है। तो ये भी 0 के बराबर हो गया, माइनस गया अपना 0 में, ये बच गया। अब ये पूरा 0 है, डी भी तो 0 हो नहीं सकता, आयतन तो 0 हो नहीं सकता, क्या 0 होगा, डेल पी ओवर डेल टी। और अपन जानते हैं इसका क्या कर दो, फिर समाकलन कर दो, क्या बन जाएगा, p
विद कांस्टेंट मिलेगा, नियत मिलेगा, किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, और टी क्या है यहाँ पे टाइम, पी क्या है यहाँ पे प्रायिकता। यानी प्रायिकता का मान समय पर डिपेंड नहीं करता है यदि आप जिस जगह पर बैठे हुए हो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तो यदि आप देखो, अभी देखो या हजारों लाखों साल बाद देखो, वो तो ज़्यादा हो जाएगा, 100 साल 200 साल या 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद देखो, तो आपके उस जगह पर रहने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी, सेम रहेगी, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगी। तो आई होप थोड़ा बहुत आपने समझा है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, ऑपरेटर क्या है, संकारक क्या है। तब तक के लिए धन्यवाद।